हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको महाजनपद के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप प्रीलिम्स देते हैं, आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा जब आप देते हैं, तो यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट, कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। और वैसे भी जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, मगध के बारे में पढ़ते हैं, राइज ऑफ मगध करते हैं या इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो भी ये टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज की इस क्लास में हम महाजनपद को विस्तार से समझाएंगे। महाजनपद महाजनपद इतिहास को हम समझने के लिए हॉरिजॉन्टल मेथड का प्रयोग करते हैं। कई बार हमने आपको बताया है। अगर आप आईएएस पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो कोई भी टॉपिक अलग थलग नहीं होता कि हमने मौर्य काल लिया तो उसकी व्यवस्थाएं अलग है, हमने गुप्त काल लिया उसकी व्यवस्थाएं अलग है। ऐसा नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। मौर्य काल मौर्य पूर्व काल से जुड़ा हुआ है, मौर्य उत्तर काल से जुड़ा हुआ है, वो आगे की काल से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं। हमने कई बार इस क्लास में चर्चा की है। यहां पर आप देखिए, महाजनपद को समझने के लिए जैसे आपने पहले अध्ययन किया है कि ऋग्वैदिक काल यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, यहां पर आपने देखा कि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कैटल रेयरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था। और यह भी आपने देखा कि जो कबीला है, जन है, वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है। जन का जो मुखिया है वो राजा होता है। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा लेटर वैदिक, जिसका समय होता है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। यहां आपने देखा इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर है, कृषि है। अब कृषि करने के लिए मनुष्य को एक स्थान पर रुकना होगा। अब जब ये जन एक स्थान पर बस जाता है तो इसे ही हम जनपद कहते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से आप देखें, जो ऋग्वैदिक काल में हमने जन देखा है, उत्तर वैदिक काल में हमने जनपद देखा है, और 600 बीसी और इसके बाद के काल में जो विकास होता है वो महाजनपद से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी महाजनपद को पढ़ने वाले हैं, विस्तार से समझने वाले हैं। अब जनपद में आपने देखा कि 1000 बीसी के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। और ये जो लोहा है, आरंभ में यहां जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वहां से हथियार ज्यादा मिले हैं। इसका अर्थ यह हो जाता है कि जनपद में यह संकेत है इस बात का कि जो योद्धा वर्ग है, वॉरियर क्लास, योद्धा वर्ग, उसकी विशेष भूमिका स्थापित होती है। उत्तरवर्ती चरण में आप देखेंगे कि बहुत सारे कृषि उपकरण मिलते हैं। अब कृषि उपकरण मिलने से यह संकेत जाता है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी है कि इससे कृषि का विकास होता है। और धीरे 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 जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, तो ये कृषि का विकास शुरू हो जाता है और मनुष्य के पास में सरप्लस हो जाता है, अधिशेष हो जाता है। अधिशेष यानी मनुष्य अपनी आवश्यकता से ज्यादा पैदा करने लगता है। इससे शिल्प कलाओं को बढ़ावा मिलता है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है, और 600 बीसी के आसपास में बहुत सारे शहरों का विकास शुरू हो जाता है। अब ये जो
600 बीसी में शहर आते हैं, इनको केंद्र बना करके राज्यों का विकास होता है। तो जैसे जैसे मनुष्य जब बस जाता है, उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कृषि से जुड़ता है, उसको बहुत सारे लाभ होते हैं। एक योद्धा वर्ग आता है, एक कृषक वर्ग आता है, अधिशेष उत्पादन होता है, शिल्प कलाओं से वो जुड़ता है। तो मनुष्य की जो आस्था है, मनुष्य की जो निष्ठा है, अब वो जन के स्थान पर जनपद से हो जाती है, यानी भूमि से हो जाती है। मनुष्य की निष्ठा अब भूमि के प्रति यानी राज्य के प्रति। तो यहां क्या होता है कि जन के बाद, जैसे आपने जो अध्ययन किया है जनपद, जब मनुष्य की यहां निष्ठा भूमि से हो जाती है तो स्वाभाविक है मनुष्य ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि हो। राजा ये कोशिश करता है कि उसके पास में ज्यादा से ज्यादा भूमि हो, और इस प्रयास में वह दूसरे जनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। किसी भी तरह से, वह युद्ध के माध्यम से या अन्य तरीकों से वह भूमि को ज्यादा से ज्यादा हथियाना चाहता है। तो इस प्रकार से एक जमीन के प्रति निष्ठा पैदा होती है, जिसको कहा जाता है जनपदीय भावना, जिसको कहा जाता है जनपदीय भावना। और एक प्रकार से टेरिटोरियल स्टेट, जनपदीय राज्यों का विकास शुरू हो जाता है। यही आगे चल करके जब शहरों को आधार बना करके राज्य की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, तो बड़े बड़े राज्य हमारे पास आते हैं। और 1600 बीसी में 600 बीसी में हमें 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसी महाजनपद को हमको अध्ययन करना है, इसको आपको सीक्वेंस में समझना है। कैसे जन का विकास ऋग्वैदिक काल में, कैसे उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास, और वही जब बड़े पैमाने पर लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं, यही आरंभिक राज्य के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्हें हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। इनके विकास में लोहे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से योद्धा वर्ग आता है, किस तरह से कृषक वर्ग आता है, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। अब यहां पर आपको 16 महाजनपदों को समझने की आवश्यकता होती है। वनडे एग्जाम्स में या प्रीलिम्स एग्जाम्स में इन महाजनपदों के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद, उसकी राजधानी क्या है, वर्तमान में कहां पर वो स्थापित था, या उससे जुड़ी हुई खास खास बातें आपको जानने की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लोग समझते हैं ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या हमें अध्ययन करना है, इसको हम समझेंगे। महाजनपदों के बारे में हमें ये भी जानना होता है कि इसका उल्लेख कहाँ है, कहाँ से इसकी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। ये भी हमें जानना होता है कि ये जो महाजनपद हैं, इनका नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, ये भी समझना होता है। कौन कौन से हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इत्यादि जिसकी चर्चा हमने पहले की है, वो सब आपको जानना होता है। राजधानी क्या है, प्रमुख बातें क्या हैं, वो समझना होता है। तो ये जो महाजनपद हैं, इनका जहां तक उल्लेख है, तो 2 ग्रंथों के नाम आपको याद करना है। एक तो आपको अंगुत्तर निकाय, आपसे पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यहां 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां है, आपका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। दूसरा एक ग्रंथ आपको देखना है, ये ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, ये भी आपको समझना है। और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र, आपको याद रखना है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये आपको याद रखना है, ये 2 ग्रंथ। इसके बाद
ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके स्वरूप के बारे में आप देखेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं दो तरह के हैं। अधिकांश जो महाजनपद हैं उनका स्वरूप राजतंत्रात्मक है, मोनार्की है, यानी राजा है, राजा के बाद उसका बेटा राजा होगा, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। मोनार्की सिस्टम यहां पर है, राजतंत्रात्मक है, तो ये आपको समझना होगा। अधिकांश का मतलब आप मल्ल को छोड़ दीजिए महाजनपद, वज्जी को छोड़ दीजिए, तो सारे के सारे जो महाजनपद हैं वो राजतंत्रात्मक हैं, ऐसा आपको समझना है। दूसरे हैं गणतंत्र, ये रिपब्लिक्स हैं। दो के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद करना है। एक तो वज्जी संघ और दूसरा है मल्ल। मल्ल महाजनपद और वज्जी जो महाजनपद हैं ये गणतंत्र हैं, यानी गणों के संघ हैं। इनमें से कई छोटे छोटे राज्य आपस में मिल करके राज्य का संचालन करते हैं। तो ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनमें जैसे पहला जो महाजनपद है वो अंग है और इसकी राजधानी चंपा। महाभारत और पुराण में इसका एक नाम मिलता है मालिनी। अक्सर वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो बिहार में भागलपुर और मुंगेर जिला है, वहां पर इसकी वर्तमान स्थिति आप समझ सकते हैं। कोई भी टॉपिक इतिहास का आपको अध्ययन करना है तो मैप के माध्यम से ही अध्ययन करना है। ये देखना होता है कि कौन सा राज्य कौन सा शहर कहाँ है, ये आवश्यक होता है। बिना मैप के इतिहास का अध्ययन संभव ही नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि अंग जो आपका है कहां पर है, उसको मैप के माध्यम से देखना है। इससे तैयार आसानी से हो जाता है। जब आप मैप देखेंगे, आप पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर बढ़ेंगे और दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर या उत्तर की ओर से लेकर के दक्षिण की ओर, जैसे ही आप मैप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अधिकांश जो महाजनपद हैं वो जो विंध्य पर्वत हमारा है उसके उत्तर में ही है, एक को छोड़ करके, वो है अस्मक या अस्सक, जो कि दक्षिण भारत में है। तो मैप को देख करके ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, अस्मक या अस्सक, वो है शेष विंध्य पर्वत के उत्तर में है। अगर पूर्व में देखें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आपका ये कंबोज का क्षेत्र हो जाता है और ये गांधार पाकिस्तान में रावलपिंडी पेशावर हो जाता है। तो मैप को देखने से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अंग आएगा, मगध आएगा, वज्जी आएगा, मल्ल आएगा, काशी आएगा, कोशल आएगा, वत्स आएगा, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होती है। तो मैप के माध्यम से देखेंगे। दूसरा जो आपका महाजनपद है वो मगध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इसी का विस्तार आपको देखना है। वर्तमान में ये पटना और जो गया जिला है बिहार का, वहां पर आपको करना है। इसकी जो राजधानी है गिरिव्रज है या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था उस समय और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अक्सर पूछा जाता है वह कौन सा 600 BC का वह कौन सा नगर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उसका उत्तर आपका होगा गिरिव्रज या राजगृह। बाद में जो मगध महाजनपद है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है, आप लिख सकते हैं पाटलिपुत्र। तो गिरिव्रज राजगृह के बाद पाटलिपुत्र राजधानी हो जाती है और यहीं पर आपको आगे चल करके देखेंगे इन महाजनपदों का जो संघर्ष है उसमें मगध विजयी होता है और मगध एक बड़े राज्य के रूप में आता है जिसे हम साम्राज्य कहते हैं। यानी आपने जन समझा, जनपद समझा, उसके बाद हम महाजनपदों पर बात कर रहे हैं और जब इन महाजनपदों में मगध विजयी होगा तो मगध साम्राज्य की बात हम लोग करेंगे। तो इसके बाद आपको अध्ययन करना है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, वरुणा और असी नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है
और वर्तमान में जो बनारस जिला है, वाराणसी जिला है, उसकी स्थिति यहाँ पर है। ये ज्ञान का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था, काशी विशेष रूप से आपको जानना है। कौशल में जो उत्तरी भाग है उसकी राजधानी श्रावस्ती है, और जो दक्षिणी भाग है उसकी राजधानी साकेत यानी वर्तमान का जो अयोध्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना है इन दोनों को। वर्तमान में जो अयोध्या का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो है। आप मैप में देख सकते हैं, सारा सब क्लियर रहता है कि ये काशी है, ये वत्स है, मल्ल है, कौशल है, सूरसेन, मथुरा, सब इसका आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद वज्जी महाजनपद। वज्जी जो है, हमने पहले उल्लेख किया है, ये रिपब्लिक है, गण संघ है। इसमें 8 राज्य थे और इनको मिलाकर के इनका शासन संचालन होता है। महाजनपदों के साथ साथ जैसे 600 BC में हम लोग राज्य का विकास कर रहे हैं, वैसे एक टॉपिक होता है गणतंत्र का विकास, उसका अलग से अध्ययन करना है आपको। प्री के लिए भी आवश्यक होता है, मेंस के लिए भी आवश्यक होता है। तो वज्जी में जैसे लिच्छवी शामिल थे, विदेही शामिल थे। तो विदेही कहाँ के थे? मिथिला के थे। और लिच्छवी कहाँ के थे? वैशाली के थे, कौरव थे, भोग थे। इस तरह से 8 वंश हैं जिनको आपको तैयार करना है प्री के लिए। अब जो वैशाली है, ये वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव है बसाड़, उससे इसकी पहचान होती है। और जो मिथिला है वो वर्तमान में जनकपुर, जो कि नेपाल में है, उससे वहां की पहचान होती है। इसके बाद मल्ल में कुशीनारा, पावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुशीनारा जो है उसकी पहचान कसिया से होती है, जो वर्तमान कुशीनगर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये भी देखना है। पावा और कुशीनगर वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पावा में वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने एक स्वर्णकार के यहाँ भोजन ग्रहण किया था, उसके बाद वो बीमार हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु कुशीनारा में हो जाती है। तो ये दोनों बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप देखेंगे। चेदी महाजनपद है, इसकी राजधानी के कई नाम मिलते हैं, शक्तिमती, सोथिवती, सुक्तिमती। और ये जो बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश में, जो आप झांसी ललितपुर जिला देख रहे हैं, वो इनका क्षेत्र है। तो ये भी है। महाभारत पुराण में एक राजा का उल्लेख होता है, शिशुपाल का, जो भगवान कृष्ण का विरोधी था। उसका संबंध यही चेदी राजवंश से था। इसके बाद वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान में प्रयागराज जो इलाहाबाद है, और थोड़ा सा बांदा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वो इसके अंतर्गत आता है। वत्स में आपने पढ़ा होगा, जो कुरु वंश के थे एक राजा निचछू, पूछा जाता है हस्तिनापुर जब गंगा के प्रवाह में बह जाती है तो निचछू वहां से पलायन करते हैं और यमुना नदी के किनारे आकर के वो अपने को बसाते हैं, अपने वंशियों को जो बचे हुए हैं वहां ये अपना वत्स महाजनपद की स्थापना करते हैं। प्रयागराज उत्तर। इसके बाद आपको कुरु महाजनपद के बारे में काम करना है। राजधानी इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर है। कुरुवंश आप जानते ही हैं, महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांचाल, कुरु, सब महाभारत से आप उसको अध्ययन करते रहते हैं। पांचाल उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र है और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य है। इंपॉर्टेंट है। अहिच्छत्र की जो पहचान है वो रामनगर बरेली से की जाती है, और जो काम्पिल्य की पहचान है वो आधुनिक कंपिल, फर्रुखाबाद से की जाती है। इसके बाद जो महाजनपद आपको देखना है, मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर। और ये जो जयपुर का मुख्य इलाका है, थोड़ा सा भाग भरतपुर अलवर का हो जाता है राजस्थान में, वहां ये पड़ता है। विराटनगर आपने महाभारत में देखा होगा कि पांडव जहां छिपे हुए थे, छिपने की जगह के रूप में विख्यात है विराटनगर। इस प्रकार की चर्चा आपने सुनी होगी। अस्मक हमने पहले ही उल्लेख किया है कि अस्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद है वो है अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वहां पर यह था। और यह माना जाता है कि इक्ष्वाक वंशी शासकों ने इस महाजनपद की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी पोटन, पोटिल, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अवंती महाजनपद जो मध्य प्रदेश में है, मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती है। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गांधार और कंबोज। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, ज्ञान के केंद्र के रूप में, व्यापार के केंद्र के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखा। अब ये जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर में है। पाकिस्तान की रावलपिंडी पेशावर में है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना हुई थी। कंबोज जो कि जिसकी राजधानी राजपुर हाटक है और ये कश्मीर में कपिसा का मतलब ये होता है कि जो हिंदू कुश पर्वत आपका है वहां से लेकर के जो काबुल का इलाका है वहां से ये जुड़ा हुआ है। कपिसा जिसको पुस्तकों में काफरिस्तान के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ये है। कंबोज जैसे उत्तम प्रकार के घोड़ों के लिए बहुत विख्यात था। एक की चर्चा और करनी है, सूरसेन जो कि जिसकी राजधानी मथुरा, आधुनिक मथुरा यूपी में जो है, उसको भी देखना है। व्यापार के केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से तथ्यात्मक जानकारियां भी होना आपको बहुत आवश्यक है। 16 महाजनपदों के बारे में आपको समझना है। इन 16 महाजनपदों के बाद आप देखेंगे कि 16 महाजनपद आपस में संघर्ष कर रहे हैं 600 BC में। यानी जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें भी संघर्ष की स्थिति है। तो दो बातें हुई। एक तो ये हुआ, इस संघर्ष के बाद एक बड़ा सा राज्य आता है, मगध राज्य, यानी राजनीतिक एकता स्थापित होती है। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि जब आपस में संघर्ष ये राज्य कर रहे हैं उसी समय विदेशी आक्रमण भी होते हैं। आप ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो यहां पर लास्ट में आप देखेंगे कि 16 जो महाजनपद हैं इनमें जो 4 महाजनपद हैं जिसमें से एक मगध था, एक अवंती है, एक वत्स है और एक कौशल है। ये 4 महाजनपद बहुत शक्तिशाली थे। इनमें भी संघर्ष होता है। तो जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं इतिहासकारों के पास में या हमारे पास में, उसमें ऐसा है कि वत्स को अंततः अवंती अपने में मिला लेता है और ये जो कौशल है, कौशल को भी मगध अपने में मिला लेता है। अंततः 2 महाजनपद आपके पास बचते हैं। एक महाजनपद है मगध और दूसरा महाजनपद है अवंती। अब ये 2 क्यों ही बचते हैं, लंबे समय तक कैसे सरवाइव कर पाते हैं, और इसमें भी जो संघर्ष होता है अंततः अवंती समाप्त हो जाता है और मगध का विकास होता है। तो इसी मगध के विकास की कहानी को आगे टॉपिक में हम सब लोग पढ़ेंगे। मगध में आप देखेंगे कि कैसे राजवंश आते हैं, हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है और उसके बाद एक बड़ी साम्राज्य के रूप में तब्दील हो जाता है। यहां से टॉपिक जुड़ेगा राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।